अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमें डिस्कस करनी है दो चीज़ें। ठीक है, विल हैव टू डिस्कस टू थिंग्स। एक तो अगर आपको याद है, पिछली बार मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा ये टॉपिक टच किया था। एक्चुअली हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। ओके, थोड़ा सा फोकस। क्या करने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। ये पार्ट 2 में आता है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड बहुत सी चीज़ें, डिसीजन मेकिंग एरेज, वो सारी चीज़ें। लेकिन हमने तब ये भी कहा था कि ये जो कोर जावा के कंपोनेंट्स है, सिंथेटिकल एलिमेंट्स है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, मोर और लेस सेम है सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप एंड सो, बिकॉज यू हैव स्टडीड सी भी आपने पढ़ा है, सी प्लस प्लस भी पढ़ा है। सी प्लस प्लस का सिंथेटिकल एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर, सिफ एल्स लॉजिक, वो सारी चीजें तो पार्ट 1 में हमें काम आई। लेकिन अब सी प्लस प्लस, ठीक है, जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर में, वो सब चीजें हमें काम आएंगी यहाँ पर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने किया था, तब वी इम्प्लीमेंटेड दैट वन इन सी प्लस प्लस। लेकिन अब यहां पर हम ये करने जा रहे हैं इन जावा। ठीक है, डिफरेंस है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सबसे पहले थ्योरेटिकल फाउंडेशंस जो होती है, पैराडाइम जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, ठीक, एनकैप्सुलेशन, ठीक, अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें। ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए हमने सी प्लस प्लस में किया था। अभी यही स्ट्रक्चर्स, यही मतलब ये सब कुछ इंप्लीमेंट होगा अब इसमें, जावा में। दिस विल बी इंप्लीमेंटेड इन व्हाट? जावा। ओके ओके, तो हम बात कर रहे थे कि सी प्लस प्लस में ये सब चीज़ें, ये एब्स्ट्रैक्शन वगैरह हमने इंप्लीमेंट भी किया था, एनकैप्सुलेशन, ठीक, और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, या कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, वो सब चीज़ें। अब वही फाउंडेशंस है यहाँ पे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होगा इस बार किसमें? जावा में। यानी implementation of OOP, object oriented programming concepts in Java। तो पिछली बार हमने एग्जाम्पल एक दी थी आपको, अगर याद हो, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बताया था कि एम्प्लॉई की एक क्लास हम बनाएंगे। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा होगा, डेटा मेंबर्स होंगे, प्राइवेट डेटा मेंबर्स, और कुछ पब्लिक मेथड्स होंगे जिनके थ्रू वो डेटा मेंबर्स हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, वो क्लास कैसे इंप्लीमेंट होगा सी जावा में, देखते हैं। उसके बाद तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप खुद से ट्राई करो एक स्टूडेंट क्लास बनाने की, इंप्लीमेंट करो एक स्टूडेंट क्लास की। अगर हम बात करें, ये जो एंटिटी है स्टूडेंट, इसमें जो जो एट्रीब्यूट्स आएंगे, सबसे पहले रोल नंबर, क्लास क्या है, सेमेस्टर वगैरह, कुछ ये पर्टिकुलर्स हम देंगे, एड्रेस वगैरह। ठीक, उसके बाद मेथड्स होंगे कुछ, जिसमें हम डेटा इनपुट करेंगे, कुछ गेटर्स और कुछ सेटर्स, जिसमें डेटा एक्सेस करेंगे, ठीक, यूजिंग पब्लिक दिस मेथड्स एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ। ये सब आप करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, जिसमें मैं आपसे दिखाने जा रहा हूँ कि एम्प्लॉय की क्लास को हम कैसे जावा में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, विल बी
making some general assumptions. Okay, let's start. ठीक है, तो अगर आपको याद हो पिछली बार मैंने कहा था आप एडिटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ नोटपैड में ही आप काम करिए अगर आप जावा का सिंटैक्स ज्यादा जानना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं। ठीक है, फॉर सम टाइम for some time you can continue using notepad. Okay, I will not trust using, although I'm using one editor here, that is JDeveloper editor from Oracle. But to get familiarity with Java syntax, I recommend you use what Notepad. And in this demonstration, I will be demonstrating how to implement the Java class of employee class using in our editor, simple Notepad editor without using any IDE. So let's start. Okay. Now here we have to do, we have to check first of all in your system. लास्ट टाइम मैंने दिखाया था वो वीडियो आप देखिएगा जिसमें मैंने आपसे दिखाया कि जावा इंस्टॉलेशन वगैरह। ठीक है, होप कि आपने जेडीके इंस्टॉल किया है और एडिटर की जरूरत नहीं, एटलीस्ट यू नीड द जेडीके। कारण पॉसिबल हुआ तो जावा सर्वर जावा साइट पर जाइए, java.com या oracle.com जो भी आप लिखे दो में से, ठीक है, वहां से जेडीके जावा डेवलपमेंट किट का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। ठीक है, जो भी वर्जन लेटेस्ट होगा वहां पर। तो इसमें हमने जो किया, लेट अस सी व्हाट वी हैव डन। ओके, लेट्स मेक इट सिंपल। ओके, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ माई कंप्यूटर में, वहां पर सी ड्राइव जेडीके मैंने इंस्टॉल किया है, प्रोग्राम फाइल्स। आप भी जब जेडीके इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जब सेटअप चलेगा जो भी उसका डिफॉल्ट पाथ होगा वही चूज करना है। ठीक है, अनलेस यू नीड टू इंस्टॉल और सेटअप सम डी ड्राइव में या ई ड्राइव में। मैंने तो सी ड्राइव, मैंने कोई डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन दिया था तो ये सी ड्राइव में इंस्टॉल हुआ। तो यहाँ पर एक फोल्डर एक मिलेगा जावा, उसके बाद यहाँ से जेडीके, ये मेरा जो वर्जन है 14.02। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है अभी जावा का। ठीक है, उसके बाद बिन। ओके, जो भी आपका जावा कंपाइलर है, ठीक है, वो यहाँ पर होगा। ठीक, आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स कॉपी पेस्ट करके फिर कमांड लाइन में कंपाइल कर सकते हैं। हाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके प्रोग्राम्स किसी भी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, डेस्कटॉप, और आप विदाउट मतलब इस ड्राइव, ये पाथ जो है सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, जावा, जेडीके वगैरह, बिन, ये पाथ इसमें जाने की जरूरत नहीं है, इसमें फाइल रखने की जरूरत नहीं है। इन दैट केस इफ यू वांट कि मतलब आपका जावा फोल्डर, जावा फाइल्स कहीं पर भी हो सिस्टम पर लेकिन कंपाइल हो, ठीक है, कंपाइलर इन्वोक हो, ठीक है, चले, रन हो जाए जावा फाइल्स, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना जावा पाथ सेट करना होगा इन द पाथ वेरिएबल, एनवायरनमेंट वेरिएबल, पाथ वेरिएबल इन विंडोज सिस्टम्स। वो हम दिखाएंगे, ज़्यादा मसला नहीं है। फिलहाल के लिए आप कंसंट्रेट करिए कि ये जो अभी करने जा रहे हैं, अगर टाइम बचा इस लेक्चर में तो आज ही वो पाथ वाला भी दिखाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप कंफ्यूजन के बगैर एटलीस्ट ये वाला प्रोग्राम पहले कंपाइल करें यूजिंग द रूटीन जैसे हम करते आ रहे हैं। उसके बाद वो पाथ वेरिएबल क्या होता है, कैसे सेट करेंगे, वो तो वैसे पिछली बार मैंने बहुत पहले दिखाया भी था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे कि नहीं आ रहा। ठीक है, उनके लिए रिपीट करूंगा। ठीक है, ओके, फिलहाल आपको आईडीए करने की जरूरत नहीं है, आईडीए यूज करने की। ओके, आई रिकमेंड यू राइट योर प्रोग्राम्स इन नोटपैड। ओके, सो आई हैव द प्रोग्राम हियर एम्प्लॉय। अब गौर से देखिए व्हाट्स रिटन इन दिस। ये जो एम्प्लॉय प्रोग्राम है, एक क्लास बनाई है हमने, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये हमारी क्लास है।
एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, एक पब्लिक क्लास है। याद है, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि जो क्लास का नाम रहेगा वही हम जनरली वही हम फाइल का नाम भी रखते हैं, ठीक है। ओके, फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम, इसमें एक्सेप्शंस होंगी। वो एक्सेप्शंस क्या है, कैसे हम डिस्कस करेंगे, वो आगे की बात है। कंफ्यूजन के लिए कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ओके, पब्लिक क्लास एम्प्लॉई, उसके बाद हमारे कुछ डेटा मेंबर्स है। एक एम्प्लॉय का नाम जरूरी, एज उसकी, हमने कहा वी आर assuming, we are making some general assumptions as far as an entity or object employees concerned. Designation and salary. Okay, this is the data member, this is the data that we have to deal with. Now डेटा हमने एनकैप्सुलेट किया, प्राइवेट बना लिया यहाँ पर, ठीक है। इस क्लास में डेटा टाइप है इसका स्ट्रिंग, इसका इंटीजर इंट, एंड इसका भी डेजिग्नेशन स्ट्रिंग, एंड वी हैव डबल सैलरी। ओके, we have specified the data type, the scope. Okay, access specifiers like private, that means these variables, this name, age, designation and salary will be accessible from this class only. Okay, not outside. Okay, or if we want to access it outside the class, what do we have to do? No direct access, no direct access. Only we can access these private members of a class through public modifiers or public methods. Public methods will have access to these private functions in the same class. Now we will what we'll doing, जो ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, तो हम एक्सेस करेंगे, सेट करेंगे इस एम्प्लॉय डेटा को, या गेट करेंगे इस डेटा को यूजिंग पब्लिक मेथड्स। ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर। क्लास में जैसे आपको याद होगा पिछली बार भी मैंने कहा था, एक फंक्शन होती है, एक स्पेशल फंक्शन होती है जो हमने यहाँ पर डिलीट ही किया है। ओके, देयर इज नो जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। अभी हमने हर एक क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा जो इनिशियलाइज, जो काम आता है ऑब्जेक्ट्स को, इन मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। अभी हम कंस्ट्रक्टर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ओके ओके, नाउ हमारी एक मेंबर फंक्शन है, एक मेथड है, वी हैव वन मेथड एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम इज अ पब्लिक मेथड, it doesn't return anything, it's void, and it has one parameter that is string, that is ename. What do? We pass ename and set the name that is name, this data member name, okay, using this function. Another we have again a public method, which one, employee age, that is used to set age of the employee. Okay, now we have one more here, that is employee designation. This function is used to set the employee designation, this data member. Parameter is employee designation. Now last we have also salary, that sets the employee salary. Okay, in this function, this is its scope. Okay, सो इन फंक्शंस में, इन मेथड्स में कुछ नहीं लिखा है, खाली सेटर्स है, सेट कर रहे हैं किसी चीज को, और कुछ भी नहीं है, नथिंग मोर। और हम कुछ नहीं करने जा रहे, इसमें खाली सेट कर रहे हैं हर एक को। अगर आप गौर से देखिए इस फंक्शन की बॉडी, एक ही स्टेटमेंट है, एज को सेट करो एम्प्लॉय एज से, एक ही स्टेटमेंट है, डेजिग्नेशन को सेट करो, डेजिग्नेशन को सेट करो यूजिंग दिस पैरामीटर एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, जिसका वैल्यू हम मेन फंक्शन से पास करेंगे। और सैलरी का भी यही प्रोटोटाइप है, यही सिग्नेचर है, और ये स्टेटमेंट अंदर से एक बॉडी में। उसके बाद हमारे पास we have one more function, that is print employee. Again the public function. Okay, system.out.println name equal to name, append करने के लिए, ठीक है, you have plus operator.
Plus operator used for addition is an overloaded operator. It is used for concatenation of strings as well. Okay, strings are different two types: age plus age, and so on. Okay. Now about this, we have main function. Main function. Okay. Look, मेन फंक्शन जावा में कैसा होता है, स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है। ठीक है, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। अभी के लिए पिछली क्लासेस में जब हमने जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे तो हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। वी डिडंट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, वी डिड नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, बट व्हाट वी डिड, वी यूज्ड ऑल द कोड। सारा कोड हमने यहीं पर रखा, जो भी था, जैसे फॉर लूप था, फंक्शंस थे, व्हाटएवर जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया वो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस किया, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ठीक है, जैसे अगर हमें फॉर लूप इम्प्लीमेंट यहाँ पर दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, प्राइम नंबर सीरीज मैंने वो वीडियो आप देखिए, प्राइम नंबर सीरीज वाला वीडियो, प्राइम नंबर की फंक्शन बनाई थी। लेकिन जब हमने वो फंक्शन बनाई थी, क्योंकि तब मैंने कहा था अभी के लिए हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो फंक्शन मैंने बनाई थी स्टैटिक। स्टैटिक जैसे ये मेन फंक्शन है स्टैटिक। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने उस वक्त हमारी फंक्शंस थी और हमने जो भी कोड लिखा था इस मेन फंक्शन में ही, एज लॉन्ग एज पॉसिबल वी ट्राई टू पुट ऑल द कोड हियर। फिर हमें कुछ एक दो ये जरूरत पड़ी थी, जैसे प्राइम नंबर मेथड की फंक्शन की जरूरत पड़ी थी, वो फंक्शन हमने बनाई थी। बाकी हमने कोई क्लास नहीं बनाया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अगर ऐसा है कोड जब आपको पढ़ना है, सिंथेटिकल एलिमेंट्स पढ़ने हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट करने हैं, अभी आप सेकंड पार्ट में नहीं पहुंचे, अभी आपने सपोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं किया हुआ होगा, तो उसके लिए आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी मेन फंक्शन में सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये मेन फंक्शन स्टैटिक है, इसका मतलब है irrespective of what, creating an object, it is a class level function, not something uh, cohesive to objects। ठीक है, क्लास लेवल फंक्शन है, ऑब्जेक्ट लेवल फंक्शन नहीं है। क्लास बना ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं, अभी हमारे पास एक क्लास है, बनी है। ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट्स भी बनाने हैं, उसके मेथड्स हैं, उसके मेंबर फंक्शंस है। अब के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं इन फुल। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन हमारा होगा, यहाँ से हम वही चीजें अब करने जा रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट्स कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखिए आप। ठीक है, सबसे पहले ये कोड इतना ज्यादा है, लेट अस डू वन थिंग, लेट अस डिलीट दिस वन फर्स्ट। देखिए, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर्स बाद में पढ़ जाएंगे। वी हैव एम्प्लॉय, क्लास नेम, object name equal to new operator and employee. This is the way to create a Java object of a class object। कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट को, क्लास नेम, object variable name equal to new keyword and class name and this one। ठीक है, parentheses। Actually what it does, it invokes the constructor, it invokes the कंस्ट्रक्टर। अभी हमारे क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन हर एक क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो रहा है, वो इन्वोक हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रही है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक एम्प्लॉय जो एक क्लास है, क्लास होता है ब्लूप्रिंट, क्लास इज व्हाट, ए ब्लूप्रिंट। ऑब्जेक्ट होती है उसकी इंप्लीमेंटेशन, ऑब्जेक्ट होती है उसमें रन टाइम एंटिटी। ठीक है, जैसे क्लास, हमारी क्लास स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट में कुछ डेटा मेंबर्स भी होंगे, जैसे नेम, रोल नंबर, और स्ट्रीम कौन सा है इसका,
सेमेस्टर कौन सा है और सब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें, एड्रेस क्या है इस बच्चे का, ठीक है, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, इसके डेटा हो गए। उसके बाद कुछ मेथड्स भी होंगे, ठीक है। मेथड्स में अभी हम क्या करने जा रहे हैं, स्टूडेंट जैसे ठीक है, एक मेथड हमारा होगा जिसमें हम डेटा लेंगे, गेट डेटा, यूजर से डेटा लेंगे और आउटपुट करेंगे किस पर, स्क्रीन पर, ठीक है, ओके। या एक मेथड ऐसा भी हो सकता है जिसमें ये स्टूडेंट एनरोल करता है, बिहेवियर एनरोल करता है किसी कोर्स के लिए, एनरोल, ठीक है, वो वाला मेथड, फॉर व्हाट कोर्स इज एनरोल्ड, ठीक है। अच्छा, ओके, क्लासेस लेता है ये, ठीक, कॉलेज में क्लासेस लेता है स्टूडेंट, ठीक, कोर्स में एनरोल करता है, एग्जाम में ही हैज टू अपीयर इन एग्जाम, ठीक, ये बिहेवियर्स है, ये बिहेवियर्स है, मेथड्स है, ठीक है, ओके ओके। अगर हम एक, अभी जो हम अभी बात करने जा रहे हैं, जैसे एक स्टूडेंट, ये एम्प्लॉय की बात करेंगे, एम्प्लॉय एक ब्लूप्रिंट है क्लास, इस ब्लूप्रिंट में हमने रखा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ब्लूप्रिंट में हम रखने जा रहे हैं व्हाट, नेम और डेजिग्नेशन, सैलरी, ओके, और भी कुछ था जो था, ठीक, और मेथड्स हमारे थे, क्या थे हमारे मेथड्स, एक मेथड था सेट सैलरी, दूसरा था सेट डेजिग्नेशन, और एक मेथड था गेट सैलरी और गेट डेज। ये मेथड्स और डेटा थे, ये पब्लिक मेथड्स थे, एक्सेसिबल थे आउटसाइड क्लास, ठीक है, और ये थे प्राइवेट डेटा, प्राइवेट डेटा। यानी जो ये एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास है एक इम्प्लीमेंटेशन है एक कॉन्सेप्ट की, जिसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन। हमने एक एम्प्लॉय की सारी फंक्शनैलिटी, डेटा प्लस मेथड्स एनकैप्सुलेट किए हैं एक ब्लूप्रिंट में, जिसे हम नाम देते हैं क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का, ठीक है। क्लास इज एन एग्जाम्पल, इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, एनकैप्सुलेशन। अब ये तो ब्लूप्रिंट है, रेफरेंस है। अब हम जब एक्चुअल क्लास बनाते हैं, ठीक है, ओके, एक्चुअल जब क्लास बनता है, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है। और दूसरा, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये एम्प्लॉय, जब E1 बनता है, E2 ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। E1 का अब नाम होगा कुछ, सपोज ए अहमद, उसकी डेजिग्नेशन मैनेजर, उसकी सैलरी 10,000, ठीक है। ऐसे E2 का, एम्प्लॉय 2 जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी अपनी एंटिटी होगी, महमूद, ठीक है, क्लर्क एंड सैलरी। दो ऑब्जेक्ट्स है, अलग अलग इनकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, सेपरेट मेमोरी में। जो ही हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो एलोकेट होती है मेमोरी में, इस ऑब्जेक्ट के लिए और इसके लिए अलग से, ठीक है। और जो नाम है इस वेरिएबल का E1, ये रेफर करता है उस मेमोरी को, ये रेफर करता है इस मेमोरी को, ठीक है। यानी E1 is pointing to a memory block जहां पर मेमोरी एलोकेट हुई है इस एम्प्लॉय के लिए। E2 reference is pointing to that memory block जहां पर इसके लिए मेमोरी एलोकेट हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसा कुछ करें कि हमने कहा एम्प्लॉय क्लास का नाम है E1, ऐसे खाली रेफरेंस,
न्यू कीवर्ड इन्वोक नहीं किया। तो इससे क्या होगा, एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका नाम E1 है। अभी ये पॉइंट कर रहा है, ये रेफर कर रहा है किसी चीज को नहीं, यानी नल को। इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी मेमोरी लोकेशन। व्हेन वी डू समथिंग E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, अब ये पॉइंट कर रहा है किसको, एक मेमोरी लोकेशन को, जो जहां पर एम्प्लॉय का जो ये स्ट्रक्चर है, नेम डेजिग्नेट, उसी के हिसाब से मेमोरी एलोकेट हुई है। उस स्ट्रक्चर को ये अब ये एलोकेशन, ये E1 अब पॉइंट कर रहा है। इससे पहले E1 पॉइंट कर रहा था नल को, नथिंग को, जब हमने खाली रेफरेंस बनाई थी। अब जब हमने न्यू कीवर्ड से इसका डेटा, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, रन टाइम एंटिटी हुई, रन टाइम एलोकेशन हुई मेमोरी की, तो अब ये E1 पॉइंट कर रहा है इसको। सेम इज द वे इज E2। लेकिन अगर आप कभी ऐसा करेंगे, समटाइम्स अगर आप कुछ ऐसा करेंगे, एम्प्लॉय का आपने E1 ऑब्जेक्ट बना लिया, एक लाइन में भी कर सकते हैं डिक्लेरेशन, दो लाइंस में भी। एम्प्लॉय E1 लिखा, उसके बाद न्यू लिखा नीचे लाइन में, E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। दूसरा आपने कहा एम्प्लॉय E2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। अब उसके बाद आप क्या करने जा रहे हो, E1 की स्पेस ये है, E1 पॉइंट इसको कर रहा है, ठीक है, इस मेमोरी एलोकेशन को, और E2 पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी एलोकेशन को, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास के ये जो वेरिएबल्स है, ठीक है, प्रोटोटाइप है, ब्लूप्रिंट है एम्प्लॉय, उसी के हिसाब से ये मेमोरी एलोकेशन एलोकेट हुई है। ओके, नाउ अगर हम कुछ ऐसा करें, E1 इक्वल टू E2, ये स्टेटमेंट लिखिए, इससे क्या होगा, इससे होगा जो ये E2 है, अब E1 इक्वल टू E1 में आप रेफरेंस डालो किसकी, E2 की। E1 जो ऑब्जेक्ट है उसमें रेफरेंस डालो E2 की, यानी अब E1 भी पॉइंट कर रहा है E2 को, और E2 खुद भी पॉइंट कर रहा है इसी मेमोरी ब्लॉक को। अब दोनों पॉइंट कर रहे हैं, दोनों चीजें पॉइंट कर रहे हैं इसी मेमोरी पर। अब अगर हम, ठीक है, दोनों चीजें इसी को पॉइंट कर रही है, दोनों चीजें, ठीक है, ओके। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे, हाँ जी, वी आर हियर समवेयर। तो अब जो ये E1 है, both E1 as well as E2 are pointing to the same memory location, or referring the same location in which the data of employee 2 is stored. Okay. And what about this E1, ये जो यहाँ पर डेटा ब्लॉक, ये जो बनी थी, ये मेमोरी एलोकेशन एलोकेट हुई थी E1 के लिए, इस इट इज हैंगिंग इन मेमोरी, इसमें मतलब ये मेमोरी तो है, लेकिन इसको कोई एक्सेसिबल नहीं है, इट इज नॉट एक्सेसिबल, वी कैन नॉट एक्सेस इट, क्योंकि जो लिंक थी E1 वो हमने ब्रेक की, उसमें हमने E2 ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है, ओके। ये होते हैं, ये जो वेरिएबल टाइप्स हम बना रहे हैं, एम्प्लॉय E1 इन क्लास वेरिएबल्स, ये रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और जो आप इंटीजर वगैरह डेटा टाइप्स पढ़ते हैं वो होते हैं प्रिमिटिव वेरिएबल्स, ठीक है, value type variables and reference type variables, value type and reference type, value type and reference type। value type में होता क्या है, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, सपोज आपने लिखा int a और b भी आपने डिक्लेयर किया, a में है 10, b में 20, आपने कहा a इक्वल टू b, a इक्वल टू b। अब a का वैल्यू क्या है, a इक्वल टू b, a में आपने अब 20 डाला, यानी अब a इक्वल टू 20 और b भी अब 20 है। उसके बाद अगर आप b को कुछ एडिशन करेंगे, b इक्वल टू b प्लस 1, b बन जाएगा 11,
लेकिन ये A20 ही रहेगा क्योंकि ये वैल्यू टाइप डेटा है। इसकी अलग एलोकेशन है, इसकी अलग एलोकेशन है। हाँ, बेशक आपने कॉपी किया था डेटा यहां से यहां, लेकिन रेफरेंसेस कॉपी नहीं हुई थी। ये जिसको एक्सेस कर रहे हैं, जिस डेटा को ये एक्सेस कर रहे हैं थ्रू दैट पॉइंट ए एंड बी, वो वही है, वो मेमोरी एलोकेशन सेपरेट है। इससे पहले जो हमने कहा कि एम्प्लॉय की जब अपने रेफरेंस कॉपी की E1 इक्वल, ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये पॉइंटर टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये समझने की बात है यहाँ पर वैल्यू टाइप और रेफरेंस वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। जो भी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, वैल्यू टाइप है, इंटीजर वगैरह, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा कि अगर आपकी असाइनमेंट यहाँ पर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू सपोज a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, और अगर आप फिर क्या करेंगे, if you do something like this इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, आपने कहा a इक्वल टू b, ठीक। अब a भी बन गया 20, b भी 20 है ना, बोथ आर बी आर 20, बट इफ वी डू नाउ b इक्वल टू b प्लस 10, b बन जाएगा 30। उससे a पर कोई असर नहीं पड़ेगा, a 20 है और b 30 है। ये क्यों नहीं पड़ रहा असर? क्योंकि ये डिफरेंट लोकेशंस है, ये वैल्यू टाइप है। अगर आप ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस में रेफरेंसेस को शेयर करते हैं, एक ही रेफरेंस को दो चीजें पॉइंट कर रही है, तब असर पड़ेगा। यानी E1 इक्वल टू E2, एम्प्लॉय 1 को आपने रेफर करवाया, अब E2 को, E2 इज रेफरिंग टू एम्प्लॉय 1, E1 इज आल्सो रेफरिंग टू, सॉरी, इफ वी डू समथिंग लाइक दिस, रेफरेंस वेरिएबल्स में वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। रेफरेंस वेरिएबल्स में अगर आपके पास एम्प्लॉय है, ऑब्जेक्ट है E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय इसी क्लास का, E2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, उसके बाद आप करते जा रहे हो E1 इक्वल टू E2। अब E1 पहले पॉइंट करा था इस मेमोरी लोकेशन को, एम्प्लॉय 1 का डेटा था, E2 was pointing to this, ठीक है। ब्लूप्रिंट है, डेटा टाइप किस चीज का है, ये एम्प्लॉय टाइप है, एम्प्लॉय क्लास की, ठीक। ब्लूप्रिंट है क्लास वाला, ठीक है। ये अब पॉइंट कर रहा है इसको E2। उसके बाद आपने क्या किया, आपने ये चीज करी, रेफरेंस E2 इज पॉइंटिंग टू E1, इसका मतलब हुआ E1 इक्वल टू E2। नाउ E2 तो पॉइंट कर ही रहा है इसको, E2 आपने E1 की रेफरेंस अपडेट की, वो भी अब इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जो भी आप यहां पर एडिशन चेंज करोगे, E1 डॉट सपोज नेम आपने 10 किया, E1 डॉट नेम कह रहा हूं, E1 डॉट नेम, तो 10 यहां पर होगा। E1 डॉट एज, नेम इक्वल टू सपोज ABC, एज इक्वल टू 10, तो यहां पर हो रहा है। अब जो अर्लियर था, जो एम्प्लॉय 1 था यहां पर, ये खाली एलोकेशन है, एक्सेसिबल नहीं है, इनएक्सेसिबल, बिकॉज हम तो ये एक्सेस कर रहे थे इस रेफरेंस से, हमने वो रेफरेंस अपडेट की। अब E1 इक्वल टू E2, both E1 as well as E2 are pointing to the same reference variable, to the same variable, to the same memory location in which you are storing the value for data values for employee 2, okay। लेकिन अर्लियर जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात की, इंट a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, उसमें हमने a और b को कॉपी किया, उसके बाद वो कॉपी तो हुए वैल्यूज, लेकिन इंडिविजुअली आप a को चेंज कर सकते हो, a को ही चेंज होगा, b को चेंज करोगे b को ही चेंज होगा, क्योंकि वो होते हैं वैल्यू टाइप, उनका बिहेवियर होता है वैल्यू टाइप, इनका बिहेवियर रेफरेंस टाइप, पॉइंटर्स जैसे एग्जांपल है, ठीक है। सेम बिहेवियर। होप कि ये क्लियर हुआ, ये थोड़ा लंबा ही यहाँ पर खींच गया था, अदरवाइज हमें बात करनी थी एम्प्लॉय क्लास को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, लेट्स गो दैट नाउ। अब ये था यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कहाँ पहुंच गए। ओके जी।
ठीक है, ओके, यस, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद अब हम वापस एडिटर में जाते हैं, यहाँ पर कमांड लाइन पर फिर से कंपाइल करेंगे। एरो की मैंने यहाँ पर यूज की, अप डाउन एरो की कीबोर्ड की, जावा सी, जावा कंपाइलर, क्लास नेम डॉट जावा, ओके, बिकॉज देयर इज नो एरर मैसेज, द कोड कंपाइल्ड, ठीक है। अब इसकी एक क्लास फाइल बनी होगी, ठीक है, ओके, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी होगी जो हम एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे? जावा, अब जावा सी देने की जरूरत नहीं है, नेम ऑफ द क्लास एम्प्लॉई, बस डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है, क्लास फाइल बनी है जिसका नाम एम्प्लॉय डॉट क्लास है, ठीक है। वो रन करने के लिए आपको जावा लिखना है, जावा रन टाइम इंजन इन्वोक करना है अब, ठीक है, प्लस नेम ऑफ दैट क्लास फाइल दैट इज एम्प्लॉय विदाउट एनी एक्सटेंशन जावा, एंटर करें। पहला हमारा था सिस्टम डॉट प्रिंट, प्रिंट मेथड जो था वहां पर प्रिंट हो रहा था। पहला ऑब्जेक्ट हमने बनाया रॉबिन, एज थी 26, डेजिग्नेशन थी ये, सैलरी थी 1000, नेम एक्स, दूसरा ऑब्जेक्ट उसकी आइडेंटिटी अलग है, रोजी 21, डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैलरी 500, ओके, ये कुछ हमने किया था, ठीक है। अच्छा जी, देखिए यहां पर ये फाइल है क्लास फाइल, ये जेवीएम फिर रन करवाता है, ठीक है, ओके, डॉट क्लास, ओके। अब हमने इससे पहले कहा था कि हम वो पाथ वेरिएबल भी सेट करते तो अच्छा रहता। लेट अस चेक वेयर इट कैन बी डन, ताकि हम जावा फाइल कहीं पर भी रखे सिस्टम पर, बिन में जाने की जरूरत नहीं, कहीं से भी कंपाइल करें कमांड लाइन पर, ओके। एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, ओके, वी विल ऐड वन वेरिएबल, पाथ नाम रखिए इसका, वेरिएबल का पाथ यहां पर आप ये देंगे, ये वाला पाथ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, 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 ठीक है। लेट्स चेक, अब हम क्या करेंगे, हमारे डेस्कटॉप ये वाली फाइल जो है एम्प्लॉय वाली फाइल, ये मैं व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी इट टू एनी प्लेस ऑन माय सिस्टम, लेट इट बी डी ड्राइव और ई ड्राइव, ठीक है, कहीं पर भी किसी फोल्डर में भी रख सकते हैं, ठीक है, हो गया ये कॉपी। अब हम फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पर जा रहे हैं, यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, वो जो आपका ये, अच्छा ये फाइल, हाँ, उसी पाथ में हमें जाना होगा, कहां पर, डी ड्राइव में, वाज इट इन ई ड्राइव, ई ड्राइव, ई ड्राइव, ओके, यहां से जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा, बिस्मिल्लाह, ये कंपाइल हो गई है फाइल, आपको अब डिफरेंस नजर आया होगा। इससे पहले हमने क्या किया, वी आर बाउंड, वी आर रिस्ट्रिक्टेड, कि हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो जेडी के बिन फोल्डर में होनी चाहिए थी, तब कंपाइल होगी। लेकिन अब हमने पाथ वेरिएबल सेट किया है, अभी हम जावा फाइल कहीं पर भी हो, किसी भी फोल्डर पर हो, डेस्कटॉप में हो या किसी फोल्डर में हो या कहीं पर भी हो, वहां से हम कम उस फोल्डर में जाना है, क्योंकि ई ड्राइव में रखी थी तो ई ड्राइव में जाना होगा, जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा, उसके बाद अगेन जावा एम्प्लॉय, नेम ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये आपका, ये था पाथ वेरिएबल सेट। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी मैंने कहा था एम्प्लॉय का क्लास मैंने दिखाया कैसे इंप्लीमेंट करना है, यही स्टेप्स, ये रिपीटेडली ये वीडियो देखिए 2-3 बार। उसके बाद अपने सिस्टम पर आप स्टूडेंट का एक क्लास क्रिएट करिए, उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करिए, 2 ऑब्जेक्ट्स एटलीस्ट। थैंक यू।
और गूगल क्लासरूम में जितने भी आपके असाइनमेंट्स पेंडिंग है वो प्लीज कंप्लीट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।